हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन, और इस रिवीजन में मैं आपको कराने वाला हूं 20 एमसीक्यूज। अच्छे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा मैं आपको। और डू शेयर द वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कार्यक्रम। चैप्टर कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, और पहला एमसीक्यू ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, फटाफट मेरे साथ देखिए। और जरूर जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो अपने नोट साथ में लेके बैठना। आप जिस कॉपी में रिवीजन कर रहे हैं वो साथ में लेके बैठना। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तभी आपको फायदा होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हैं? दो लिक्विड है इसके पास, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। देन व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ी थी 11th क्लास में। अगर नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। देखो, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है आपकी डेल्टा जी, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलूंगा तो डेल्टा जी नॉट। ठीक है ना? तो डेल्टा जी जो होती है गिब्स फ्री एनर्जी, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, कैसी होती है? नेगेटिव होती है। किसमें? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। और ये जो आपका आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, मतलब लेस देन जीरो होगी। ये बोल सकता हूं भाई, नेगेटिव क्या होता है? जीरो से नीचे वाला ना। तो लेस देन जीरो होगी। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होने वाली है? लेस देन जीरो। किस ऑप्शन में बन रही है? ऑप्शन बी में। सही है। याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां डेल्टा जी के बारे में बात करी थी तो वो लेस देन जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन? ठीक है, देखो ये पूछ रहा है इन चार में से कौन सा ऐसा एक आपका ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन करने वाले हैं। देखो, पॉजिटिव डेविएशन कहां होती है वो समझो। पॉजिटिव डेविएशन तब होती है जब दो लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है। ठीक है, क्या होती है? वीक। सॉल्यूशन बनाने पर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? वीक। मतलब मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक जैसे होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ आ रही है बात? तो जैसे देखो, एक ऑप्शन में आपको इसमें से सबसे पहले बता देता हूं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को देखो आप, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है इनका, सिमिलर काइंड ऑफ साइजेस होंगे इनके। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो मिलके बनाएंगे वो बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। कैसा बनाएंगे? ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। हालांकि हमें आइडियल नहीं बताना इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, इस तरह का नाम जब भी आएगा ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, इस तरह का एग्जाम्पल आ गया आपका। और कैसे एग्जांपल्स हो गए आपके जिनके नाम सिमिलर टाइप के होंगे आपके? ठीक है, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, ये सारे आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसको तो ऑप्शन को काट ही दो आप। ठीक है, चलिए एसीटोन प्लस एनिलीन, जो इसमें डी ऑप्शन है वो देखो। एसीटोन प्लस एनिलीन में क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीज होने लगती है। ये होता है आपका एनिलीन। ठीक है, NH2। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, और ये हो गया आपका एसीटोन, सी डबल बॉन्ड हो, CH3 और CH3। तो इनके बीच में क्या होने लगती है? काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है बच्चों। किस किस के बीच में? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इस पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा ऑब्वियसली, इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप ऑफ चीज होने लगती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये क्या शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। लेकिन हमसे क्या पूछा है? पॉजिटिव डेविएशन पूछा है। तो पॉजिटिव डेविएशन का इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, याद रखो। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको टाइम सेव करना है तो एग्जांपल याद रखो, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपको क्या देंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ देंगे। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, दो चीजें अपने पास, इथेनॉल है और क्लोरोफॉर्म है, आर प्रेजेंट इन अ मोलार रेशियो ऑफ 2:3।
इसका मतलब समझते हैं, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो रेशो है मोल्स का वो है 2:3, यानी कि अगर इथेनॉल के 2 मोल होंगे तो क्लोरोफॉर्म के कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, बच्चों ईटी लिख रहा हूं मैं इथेनॉल को, ये कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 पूरा ही लिख देते हैं इसको, ये है 3। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म 3 है। देन व्हाट इज द वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होगा ऑफ प्योर लिक्विड्स। अच्छा, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स दिया हुआ है आपको कितना, 5.95 किलो पास्कल एंड 21.17 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। आपसे सॉल्यूशन का पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों को मिला के जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलिए करते कैसे, इसको रॉड शो लगाएंगे इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, रॉड शो लगाने वाले हैं। ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है आपका वो किसके बराबर होगा, पीएस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। लेकिन ध्यान से देखो, हमें पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, हमें प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, प्योर लिक्विड्स है ना। तो प्योर का जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट होता है, वो क्या होता है, पी नॉट। ये पी नॉट ऑफ इथेनॉल है हमारे पास 5.95, और ये 21.17 ये पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम इनके पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो इथेनॉल का निकालने के लिए मुझे तो पी नॉट चाहिए इथेनॉल का, ठीक है, वो है हमारे पास, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान चीज होती है, ठीक है ना। चलो मैं आपको मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाता हूं पहले। यहां पे पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। उसके लिए टोटल मोल्स होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो देखो टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास, 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर मुझे निकालना है तो ऊपर रखूंगा मैं मोल्स ऑफ इथेनॉल, ध्यान से समझना। इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले के भी निकाल देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल 2 है, टोटल मोल्स 5 है, तो 2/5 हो जाएगा आपका कितना, 0.4। सही है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दो इसको, भाई बचा हुआ तो वही होगा, 1 - 0.4, तो कितना हो जाएगा ये, 0.6। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए दोनों के, किसके, इथेनॉल के और क्लोरोफॉर्म के। इथेनॉल का कितना, 0.4, और क्लोरोफॉर्म का 0.6। चलिए करते हैं। अब हम यहां से निकालेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, ये लगा रहे हैं बच्चों हम लोग यहां पर क्या, राउल्ट्स लॉ। पी नॉट ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। पी नॉट ऑफ इथेनॉल कितना दिया था, 5.95 किलो पास्कल है ना, 5.95 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन थी 0.4, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म करेंगे, दिस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये कितना दिया है, 21.17 किलो पास्कल इंटू 0.6। यहां से एक और वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चलिए मल्टीप्लाई करिए आप मेरे साथ साथ, आप भी सॉल्व करिए। 5.95 इंटू 0.4, 2.38, ये आ गया आपका 2.38। आप कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, आपको एग्जाम देना है, मैं जल्दी कराने के लिए आपका यूज कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। आप हाथ से सॉल्व करना, 2.38 और 21.17 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, दैट विल बी 12.702। अब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, तो सॉल्यूशन के लिए हमें दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। क्या इतनी बात आई समझ में, इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2.38 प्लस 12.702, कितना हो जाएगा ये, 15.082, कितना आ जाएगा, 15.082 किलो पास्कल। ठीक है, यही सेम यूनिट होगी
जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आंसर आ गया आपका 15.082। चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। एक बार देख लो, मैंने यहाँ पे रॉड्सो लगाया। रॉड्सो क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए 15.082 ऑप्शन बी में है। ठीक है, किलो पास्कल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एट 298 केल्विन वाटर इज द सॉल्वेंट एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है बच्चों, वो होता है KH। KH से डिनोट करते हैं इसको। CO2 के लिए कितना दिया है? 1.67 किलो बार। KH किसका दिया है? CO2 का 1.67 किलो बार। और दूसरा KH किसका दिया है? आर्गन का। आर्गन के लिए क्या दिया है? 40.3 किलो बार। KH फॉर आर्गन 40.3 किलो बार। ठीक है, पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, चेक करते हैं। आर्गन इज मोर सॉल्युबल देन CO2। चेक करते हैं इस बात को। देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होती है, ये याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको हेनरी लॉ का। सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है? KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब KH जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। इतना तो देख ही सकते हो ना, इससे आसान और क्या मिलेगा? KH की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी कि आर्गन की सॉल्युबिलिटी कम होगी। और पहले ऑप्शन में वो कह रहा है आर्गन इज मोर सॉल्युबल। नहीं, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आर्गन इज लेस सॉल्युबल देन CO2। यस, दिस विल बी द आंसर। आगे ऑप्शन पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये हेनरी लॉ से पता चलता है। हेनरी लॉ याद है आपको? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, एक्स होता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ठीक, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? KH के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/KH इंटू पी हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, P इंटू 1/x इज इक्वल टू KH। ठीक है ना, तो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ही तो बताता है हमें कि सॉल्युबिलिटी कितनी है गैस की। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। छोटी सी चीज याद रखनी है, KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। व्हाट इज कैम्फर इन N2 गैस एन एग्जांपल ऑफ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या पूछ रहा है? तो कैम्फर को जो है N2 गैस में डिसॉल्व किया, तो किसका एग्जांपल होगा? तो N2 क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है आपका। कैम्फर क्या है आपका? सॉल्यूट। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा है? गैस है। जो सॉल्वेंट होता है वही सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सॉलिड कैम्फर कैसा होगा? सॉलिड। सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो किसका एग्जांपल होगा? सॉलिड इन गैस। ऑप्शन सी, सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है ना, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सही है, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 15 ml 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 15 ml वॉल्यूम दी है आपको 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की, व्हेन 285 ml ऑफ वाटर इज एडेड। देखो क्वेश्चन समझते हैं दोबारा। हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन पड़ा है। ठीक है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है बच्चों 2 मोलर, और इसकी वॉल्यूम है कितनी? 15 ml। अब मैंने क्या किया? इसका ढक्कन हटाया ऊपर से, सही है, और इसमें कितना पानी ऐड कर दिया? 285 ml। इसके अंदर बाहर से कितना पानी ऐड कर दिया? 285। सही है। अब वो आपसे नई मोलैरिटी पूछ रहा है। ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज कर, भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने वॉल्यूम बढ़ाई है तो मोलैरिटी घट जाएगी। कहने का मतलब है मोलैरिटी चेंज होगी। ठीक है ना, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। याद रखो ये, और ये बहुत ही इजी चीज है। तो जो शुरू में मोलैरिटी गिवन है उसको M1 मान लो और वॉल्यूम को V1 मान लो, तो 2 इंटू 15। अच्छा, वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत नहीं है मिलीलीटर से लीटर में, क्योंकि
दूसरी वाली वॉल्यूम जो है वो भी आपको किसमें दी हुई है, वो मिलीलीटर में दी है। अब यहाँ पे एक गलती बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो V2 को 285 रख देंगे। नहीं, फाइनल वॉल्यूम 285 थोड़ी ही होगी। फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, 15 प्लस 285। 15 ml तो पहले से थी, 285 बाद में ऐड करा तो टोटल कितनी हो गई, 285 प्लस 15 300 ml। सही है, ये गलती नहीं करनी है, जल्दी में कर सकते हो आप ये गलती। ठीक है, तो ये 300 ml होगा आपका। ओके, अब यहां से M2 निकाल देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा, 2 into 15 by 300, मतलब 30/300, मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1। तो जो M आएगा आपका मोलैरिटी 0.1 आएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 0.1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम बच्चे 285 रख देते हैं। 285 नहीं होगी, फाइनल वॉल्यूम विल बी 300। जो इनिशियल थी उसमें जितना ऐड किया उसको ऐड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम आई। चलिए, देखो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अच्छे से देखना, सीख लेना चीजों को, नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आजकल रोज अपलोड करना स्टार्ट करूंगा मैं। लाइव आना रोज शुरू कर रहा हूं मैं, तो लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको पोस्ट के थ्रू कि कब लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बोर्ड तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो बोर्ड दे रहे हैं, जो जेई दे रहे हैं उनके लिए अप्रैल तक अवेलेबल हूँ, जो नीट दे रहे हैं उनके लिए मई तक अवेलेबल हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, कंटेंट रेगुलर मिलेगा, आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 61 डिग्री सेल्सियस। सही है, आफ्टर एडिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इन्होंने कहा कि 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, कितने में, 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, 20 ग्राम क्लोरो, सॉरी 20 ग्राम नहीं, 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल, हमें नहीं पता क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर नहीं बनते। ठीक है, जिसके वेपर नहीं बनेंगे। बॉइल्स एट 64.63 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसकी तो इज्जत ही बढ़ गई। 61 था पहले, जब इसके अंदर 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो 64 हो गया, इंक्रीज हो गया ना। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 61 से 64.3 हो गया। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा टीबी। ठीक है, कितना है फाइनल, 64.63 माइनस 61। सही है, तो 3 पॉइंट समथिंग जितना भी है 3.63 ये आ जाएगा आपका। सही है, और एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पे चीजें डिग्री सेल्सियस में है और केबी की वैल्यू केल्विन में दी है आपको, तब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम ही आएगा आपका। क्योंकि अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा और इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करूंगा और फिर माइनस करूंगा तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सही है, ऐसी चीजें सीखो, डेल्टा टीबी आपका यही रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, केबी तो दिया हुआ है, ये रहा केबी आपका। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट ऐड किया था 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम जो ऐड किया था, ये गिवन वेट था क्वेश्चन में, कितना ऐड किया है। सही है, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। चलो, तो पहले दो तरीके हैं करने के, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वहां से वेट निकाल लेंगे, या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी जगह बचाते हैं और इधर लिखते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। सही है, डेल्टा टीबी भी है, केबी भी है, तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा, 3.63। एक सेकेंड, हाँ, तो मोलैलिटी हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन केबी, विच इज इक्वल टू 3.63 डिवाइड बाय 3.63। अरे वाह, मोलैलिटी आ गई 1। सही है, मोलैलिटी कितनी आ गई अपने पास, 1 आ गई। अब देखो मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि एनबी। देखो ए और बी क्या होते हैं, ए सॉल्वेंट लेके चलते हैं, बी सॉल्यूट, याद रहेगा।
ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट, या फिर N1 और N2 भी लिखते हैं किताबों में, 1 लिखते हैं सॉल्वेंट के लिए और 2 लिखते हैं सॉल्यूट के लिए। सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को यहां पे बच्चों हम डब्ल्यू ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू ए। तो एनबी अपॉन डब्ल्यू ए, और अगर ये ग्राम में है, इसमें ग्राम में, तो इनटू क्या करेंगे? 1000। ज्यादातर आपको ग्राम में ही मिलेगा। सही है। चलिए, तो मोलालिटी हमारे पास 1 आ चुकी है, एनबी हम निकाल लेंगे यहां से, ठीक है, इनटू 1000। डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो कितने पानी में डिसॉल्व किया था उसने? पानी था, क्लोरोफॉर्म था, सॉरी क्लोरोफॉर्म था। कितने क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व किया था? 20 ग्राम। ठीक है, तो ये है आपका 20 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका एनबी, एनबी इज इक्वल टू 1/50। सही है। अब एनबी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद, नहीं मोलर मास निकालना है, सॉरी गिवन वेट दिया हुआ। ठीक है, चलो निकालते हैं। एनबी की जगह मैं रख रहा हूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1/50। ठीक है, डब्ल्यू बी गिवन है, हमें एम बी निकालना है, तो एम बी हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू 50, और डब्ल्यू बी कितना गिवन है? 5। ठीक है ना, 5 ग्राम डिसॉल्व किया था उसने। ठीक है, तो 5 इंटू 50 विल बी इक्वल टू 250 ग्राम। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक किया कि कॉन्सेप्ट किस, क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है। ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, उसका फॉर्मूला लगाया, और मोलैलिटी निकाल के फिर हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, और वहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया 250 ग्राम। पहले चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। आंसर सही है अपना, डी ऑप्शन है, देखो। ठीक है, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। 250 ग्राम पर मोल है ना, सॉरी यूनिट ध्यान से लिखना, ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में होगा। सही है। एक तरीका तो ये है, और एक ये सारी खिचड़ी जो लिखी है, ये एक ही जगह पे लिख लो सारी चीजें, और वहां से एमबी निकाल लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, या एनबी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एमबी पुट कर दो, और वहां से सॉल्व कर लो। दोनों तरीके से हो जाएगा। नहीं हो तो बता देना। ठीक है, इसकी इतनी जरूरत नहीं कि ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन बेयर्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। पेयर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशन है। मैंने मान लिया सॉल्यूशन ए है एंड सॉल्यूशन बी है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई ए और पाई बी सेम है, दोनों का मतलब इक्वल है। व्हाट इज दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड? देखो इस तरह के सॉल्यूशन के जो पेयर होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इनको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि पाई ए पाई बी बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर होता है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई का फॉर्मूला होता है सी इंटू आर इंटू टी। ये गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो सी इक्वल टू सीबी भी बोल सकते हैं, तो इनको बोलेंगे आइसोटोनिक। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, अगर पाई ए बड़ा होता पाई बी से, अगर बड़ा होता तो ये हाइपरटोनिक कहलाता। क्या कहलाता? हाइपरटोनिक। और ये कहलाता हाइपोटोनिक। ये क्या कहलाता? हाइपोटोनिक। इसके रिस्पेक्ट, हाइपरटोनिक उसके रिस्पेक्ट में, वो बेचारा हाइपोटोनिक इसके रिस्पेक्ट में। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉल्यूट दैट डिसोसिएट इन वाटर हैव मोलर मास हायर देन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। समझते हैं इस बात को। ये कह रहा है कि जो सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे केसीएल है, केसीएल को पानी में डालोगे तो के प्लस है ना एक्वस फॉर्म में, ये के प्लस और सीएल माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इस तरह के सॉल्यूट का जो मास आता है थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने से, सॉल्यूट दैट डिसोसिएट इन वाटर हैव मोलर मास हायर देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। मतलब केसीएल का जो मोलर मास है कितना आएगा? ये 39
अरे ये आएगा 39 प्लस 35.5 कितना हो गया 40 74.5। ये है थ्योरेटिकल इसका, ठीक है 74.5। ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। नहीं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम आएगा। जब भी आपका सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल मास आएगा वो थ्योरेटिकल से कम आएगा, ये याद रखना। ठीक है, सॉल्यूट दैट डिसोसिएट, सॉरी, सॉल्यूट दैट एसोसिएट, ये वाली लाइन रीड कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएट इन वाटर। अब आपको पता है कि डाइमर्स भी बनते हैं, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो डाइमर बोलते हैं उसको, ठीक है। एसोसिएट इन वाटर हैव मोलर मास हायर देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। यस, दिस इज ट्रू। कैसे? देखो एसिटिक एसिड क्या होता है ना, ये बना लेगा आपका डाइमर बना लेता है ये। डाइमर कैसे बनाता है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा हूं, तो ये दो मॉलिक्यूल जुड़ गए आपके। तो जब आप कैलकुलेट करते हो ना एसिटिक एसिड का मास, देखो एसिटिक एसिड का मास आएगा 60, जब आप कैलकुलेट करोगे 60 ग्राम पर मोल। लेकिन ये थियोरेटिकल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सॉल्यूशन में जाके डाइमर बना ले रहा है तो एक्सपेरिमेंटली इसका मास आता है 120, 60 का डबल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़ गए एक जगह। ठीक है, तो यस, इसमें मास ज्यादा आता है। सॉल्यूट दैट एसोसिएट इन वाटर हैव मोलर मास हायर देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली 60 था जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ज्यादा आएगा 120। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। सही है। सॉल्यूट दैट डिसोसिएट इन वाटर एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो, बट बी शुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन वही सेम वेंट ऑफ फैक्टर पे है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर सॉल्यूट दैट डिसोसिएट इन वाटर? देखो आई जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन जैसे मैंने अभी आपको केसीएल में बताई थी ना, है ना, एग्जाम्पल हो गया आपका यही केसीएल वाला। आई इज लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन। जहां एसोसिएशन हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, अभी बताया मैंने एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, दो जुड़ जाते हैं ना, डाइमर बन जाता है। तो आई यहाँ पे लेस देन 1 होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना जुड़ रहा है ना टूट रहा है, ठीक है ना, आई इक्वल टू 1 रहेगा। हमसे क्या पूछ रहा है? डिसोसिएट इन वाटर, यानी कि पहला ये वाला, आई ग्रेटर देन 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर रहेगा आपका, ए फॉर अमेरिका। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको समझ आ रहा है, और अगर कोई भी पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां कनेक्ट कर लेना, वहां सवाल पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। आई एम अवेलेबल फॉर यू टिल बोर्ड्स, ठीक है ना, बोर्ड्स तक तो अवेलेबल हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अब देखो ये कह रहा है कि इनमें से किसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। चार सॉल्यूशन है, 1 मोलर KOH। देखो जी, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। देखो आई मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये भी ये भी ये भी है ना, आयंस में टूट जाते हैं भाई। KOH को K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, अमोनियम सल्फेट अमोनियम और सल्फेट में टूट जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम और कार्बोनेट में टूटेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखे तो फॉर्मूला लिखना आई के साथ, तब बेंटो फैक्टर होता ही होता है। सही है, क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे जिसमें सबसे कम आ रही होगी वही लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। सिंपल है ना, डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, है ना, डेल्टा टीबी है क्या? एलिवेशन, कितना इंक्रीज हुआ, तो ये जितना ज्यादा होगा, समझ रहे हो, मतलब आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, क्योंकि केबी तो सबका कांस्टेंट रहने वाला है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, पानी में केबी का सबका सेम रहने वाला है। और मोलाइल, इन्होंने कंसंट्रेशन भी सबकी सेम दी है, 1 मोलर सबकी 1 मोलर दी है। सही है ना, तो बाकी सब सेम है, केबी क्यू सेम है, बता दिया मैंने, सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन है। और एम मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी यहां मान के चल लो, इक्वल मान के चल लो,
वैसे होती नहीं है, यहाँ इक्वल मान के चल सकते हो आप। तो कंसंट्रेशन भी सबकी सेम दी हुई है, ठीक है, अब तो वहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि डेल्टा टी भी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ये समझ जाओ। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, हमें कम बताना है, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो केओएच देखो बच्चों, केओएच डिसोसिएट होगा एक्वस मीडियम में के प्लस एंड ओएच माइनस। कितने में टूट रहा है? दो में, है ना, 2 मोल में टूट रहा है। आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब एन का वैल्यू 2 होता है और 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं, तो आई भी 2 हो गया, ठीक है। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा NH4 प्लस, दो NH4 है ना, ब्रेक करना आता है ना, ये आपका सामने चला जाता है, ठीक है, एंड SO4 पे 2 माइनस। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, देख के बताइए। देखो दो तो ये है, चार्ज मत देखने लगना, दो ये है, ठीक है ना, और एक आयन ये है आपका, आई का वैल्यू हो गया 3। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी अगेन 2K प्लस एंड CO3 पे 2 माइनस, तो दो और एक आयन, दो और एक तीन, आई इज इक्वल टू 3। और लास्ट में बचता है K2SO4, अगेन सेम टाइप का है, तो 2K प्लस एंड SO4 पे 2 माइनस। आई होप नजर आ रहा होगा सबको, ठीक है। नजर नहीं भी आ रहा तो सुन लो, आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे भी 3। आई का वैल्यू सबसे कम किसमें है? KOH वाले में। आई का वैल्यू सबसे कम किसमें है? KOH वाले में है 2, तो यानी कि इसका डेल्टा टी भी सबसे कम होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ए से अमेरिका। KOH आंसर हो जाएगा, 1 मोलर KOH, सही है। कॉन्सेप्ट देख लो अच्छे से, हमने आई का वैल्यू निकाला डिसोसिएट करके। अच्छा, अगर हाईएस्ट पूछता यहाँ पे तो, यार खैर हाईएस्ट तो पूछ नहीं सकता, इन तीनों का बराबर आएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो, एसिटिक एसिड एसोसिएट्स एज डाइमर्स, ठीक है, अब ये भी पढ़ा हमने कि एसिटिक एसिड क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं, सही बात है। इन बेंजीन व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर आई? आई पूछ रहा है, इफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 50%। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया है, इसको बोलेंगे अल्फा। अल्फा कितना दिया है? 50%, सही है। तो परसेंट से हम लोग, ये परसेंटेज अल्फा है बेसिकली, ठीक है ना, दिस इज परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू 50। तो अल्फा कितना हो जाएगा? इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना स्टेप। ये परसेंटेज अल्फा दिया है आपको 50%, लेकिन अल्फा नहीं दिया। अल्फा कैसे निकलेगा? इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें अल्फा चाहिए अपने, तो कितना हो जाएगा? 0.5। अल्फा का वैल्यू आ गया अपने पास 0.5, लेकिन हमसे आई पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, 1/n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई तो हमें निकालना ही है, अल्फा गिवन, अल्फा हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे वो समझो, एन क्या है? ये डाइमर बना रहा है ना, डाइमर का मतलब होता है दो। एन की वैल्यू कितनी रखोगे? दो रखोगे। डाइमर बना रहा है, अगर ट्राइमर होता तो एन की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे अल्फा का वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू आई माइनस वन, 1/2 - 1। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 0.5, 0.25। आई माइनस वन इज इक्वल टू 0.25। इतना समझ में आ गया होगा सबको? माइनस का 0.25, सॉरी, है ना, देखो गड़बड़ हो सकती थी अभी। ये हो जाएगा माइनस का 0.25। कैसे आया माइनस? यहाँ पे देखो, वन हाफ माइनस वन है ये, ठीक है ना, छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 0.25। तो आई का वैल्यू हो जाएगा इधर, हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये 0.75। तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 0.75, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, सी फॉर चंडीगढ़, सी इज द आंसर, ठीक है। 0.75 समझ में आया? ये एसोसिएशन का फॉर्मूला है। अगर डिसोसिएशन होता, सोचो, तो अल्फा होता आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये कब लगाना है? डिसोसिएशन में।
और डिसोसिएशन में भी n का वैल्यू वही रखोगे जितने वो मोल्स में डिसोसिएट हो रहा होगा। सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नीट का आई गैस पीवाई की। क्वेश्चन नंबर 13, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है। क्या होता है? डेल्टा टीएफ ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड, लो जी मोलैलिटी भी दे दी, कितनी? 0.1। जो जो दिया है वो लिखते रहा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नॉर्मल मास टू द एबनॉर्मल मास। ये आई होता है बच्चों, आई पूछ रहा है आपसे। ये जो नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास होता है ना, ये आई होता है, वेंट ऑफ एक्ट। नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास, ये आपका क्या होगा? आई का वैल्यू का, मतलब आई पूछ रहा है आपसे। अब आप इतने स्मार्ट तो हैं, आपको पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई अपने को निकालना है तो हो जाएगा के एफ इंटू एम अपॉन डेल्टा टी एफ। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। के एफ का वैल्यू कितना दिया है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स, है ना, मोलर इनवर्स। के एफ का वैल्यू है 4 इंटू मोलैलिटी कितनी है? 0.1 अपॉन डेल्टा टी एफ कितना दिया है? 0.2। एक सेकेंड, मैंने उल्टा लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी। आई निकालना था ना हमें, तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम, ये होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ कितना है? 0.2, के एफ कितना है? 4, मोलैलिटी कितना है? 0.1। तो 0.2 अपॉन 0.4 हो जाएगा आपका। इनको सॉल्व करेंगे तो 2/4 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना आएगा? 0.5। ठीक है, वो गलती से रख दिया, 0.5 आएगा। सही है, 0.5 ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन सी में आपको 0.5 दिया हुआ है। सही है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कितना उसका वेट दिया है? 1.5 ग्राम। ये चीजें लिखते चला करो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका वजन दिया है, तो ये WB है। ये क्या दिया है आपको? WB। उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, MW, है ना, MW लिख लो, या MB बोलते हैं हम लोग, 100। बढ़िया है। इज एडिड टू 200 ml प्योर कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमारे पास क्या है? 200 ml प्योर कार्बन डाइसल्फाइड, जिसकी डेंसिटी, बच्चों ये पी नहीं है, ये रो है। ये डेंसिटी दिया आपको 1.3। ठीक है ना, 1.3 ग्राम पर सीसी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.3 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, या एमएल भी कह सकते हो इसे आप। ठीक है, हुज वेपर प्रेशर इज 400 mm ऑफ Hg। अब ये समझो, ये जो लिक्विड है कार्बन डाइसल्फाइड, इसका प्योर का वेपर प्रेशर, क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं मिलाया, इसका प्योर का वेपर प्रेशर है 400 mm। कितना? 400। तो पी नॉट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 400 mm Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, एट 28 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रिजल्टिंग वेपर सॉल्यूशन? देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा विजुअलाइज किया करो चीजों को। कैसे करना है देखो, ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ना कितना 200 ml कार्बन डाइसल्फाइड पड़ा है, और इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो है 400। ठीक है ना, ये हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड था जिसकी वॉल्यूम 200 ml थी, इसका जो वेपर प्रेशर था वो था 400। वो कह रहा है कि हमने क्या किया, इसके 200 ml में हमने 1.5 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जिसका मोलर मास 100 होता है। अब बताओ, क्योंकि अब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो भी नॉन वोलेटाइल, तो ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होगा, 400 तो रहेगा नहीं। तो कह रहा है कि अब बताओ कितना होगा। ठीक है ना, पहली बात एक चीज समझ जाओ यहां से, जो प्योर का वेपर प्रेशर दिया है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के वेपर्स बनेंगे नहीं, वो नॉन वोलेटाइल। समझ गई बात आप? सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे, वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो प्योर के वेपर प्रेशर से कम आएगा। तो यहाँ पे देख लो आप, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट जाएंगे, ए और सी। ए में क्या दिया हुआ है? 401, और सी में 401.754। ठीक है,
तो ऑप्शन बचते हैं बी और डी। चलो इनमें से निकालेंगे। देखो दो ऑप्शन हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दी। सही है। चलो मुझे आप मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है इसको सॉल्व। तो इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है ना। अब आपको पता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि यहां से मैं मास निकाल सकता हूँ कार्बन डाइसल्फाइड का, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो इसका मास आ जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड का कितना, 1.3 इंटू 200। सही है, कितना हो जाएगा ये आपका, 20 इंटू 13, 20 टेन 200, 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 260 ग्राम। सही है, 260 ग्राम ऐड किया, 260 ग्राम में ऐड किया आपने। क्लियर इतना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, ये रॉल्स लॉ का सवाल है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पास आ गया डब्लू। ठीक है, और मोल्स निकालने के लिए मुझे मोलर मास भी चाहिए। कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, कार्बन का 12 और एक सल्फर का 32, 32 दूनी 64। ठीक है भाई, हिंदी आती है ना, 76 ग्राम पर मोल। तो यहां से हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे किसके, कार्बन डाइसल्फाइड के। 76 डिवाइड बाई 260। ठीक है, 76 डिवाइड बाई 260 कर लीजिए फटाफट से डिवाइड। ये आ जाएगा 0.29। ठीक है, 0.292। ये आ गए हमारे पास मोल्स किसके, कार्बन डाइसल्फाइड के। इसी के अंदर तो डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। सॉल्यूट का और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। 400 दिया हुआ है हमें प्योर का। ठीक है, और मोल्स आ गए इसके, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। सॉल्यूट का देखो, सॉल्यूट का गिवन वेट भी है डब्ल्यू बी और एमबी भी है। सॉल्यूट के मोल्स तो ऐसे आ जाएंगे 1.5 डिवाइड बाय 100। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 1.5, 0.015 है ना, ये 0.015 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे पास, 0.015 प्लस उसके कितने आए थे, उसके आए थे 0.292। ठीक है, तो 0.292, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने, 0.307। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों निकाल लेंगे। वैसे हमें जो जरूरत है वो सॉल्वेंट की ही है, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर्स तो बनते नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोले तो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसके मोल्स रखेंगे, कितने थे कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स, 0.292 है ना, डिवाइड बाय 0.307। तो ये आ जाएगा 0.292 डिवाइड बाय 0.307, 0.951। सही है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड अपने पास आ गया। ठीक है, अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे आप, पी नॉट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड मल्टीप्लाई बाय उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपके पास, पी नॉट कितना दिया था, 400 दिया था। ठीक है, 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंटू 0.951 है ना, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। तो 400 इंटू 0.951, 380.4 कितनी आ रही है, 380.4 मिलीमीटर मरकरी। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। 380.4 तो कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं रखा। 400 में प्योर की दी हुई थी, व्हाट इज द रिजल्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन।
सही निकाला ना हमने, 76 डिवाइड बाय 260, 0.292 सही है। मोल्स ऑफ CS2 तो सही है। और 1.5 100 0.015 ये भी सही है। 0.292 प्लस 0.015 0.307 सही है। टोटल मोल्स भी सही आए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड 0.292 डिवाइड बाय 0.307, तो ये आ जाएगा 0.951। परफेक्ट। 0.951140 ये सब आ रहा है आपका इंटू 400, 380.45 आ रहा है भाई। ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ है दया, ये एक ही जैसे ऑप्शन छाप दिए यहाँ पे। एक बार मैं इसका मोलर मास भी चेक कर लेता हूँ। मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी थी? 1.3 इंटू 200, 260 सही है। वो भी ठीक है। आंसर आपका यही आएगा भाई, 380.4 mmHg। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एज वन क्लाइम्स टू हायर ऑल्टीट्यूड। देखो जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगह पे जब जाओगे आप, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, तो जब हायर ऑल्टीट्यूड पे आप जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करने लगता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो गिरने लगता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है सांस वगैरह लेने में भी या ठीक से सोचने में भी। ठीक है ना। वो डिजीजेस हैं आपकी बहुत सारी तरह की। फिलहाल वहां पे वो डिस्कशन नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है ये बात को, तो ये हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन आप पढ़ना उसी में है। ठीक है ना। आप हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कौन से वाला एप्लीकेशन है ना। हेनरी लॉ है ये। ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करने लगता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? केबी होता है। डिपेंड्स अपॉन, देखो केबी हो या केएफ हो, है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो हो जाएगा, केबी हो या केएफ हो, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। वाटर का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, CCl4 का अलग होगा। ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सिंपल सा है, याद रखना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। तो केबी हो और केएफ हो, दोनों में से किसी पे भी सवाल पूछ ले तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन इज फॉल्स। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी फॉल्स है? आइडियल सॉल्यूशन ऑबे रॉड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंसंट्रेशन, सही है। आइडियल सॉल्यूशन वही होते हैं जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। दूसरा, देयर विल बी सम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत बात बोल रहा है ये, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जब आइडियल सॉल्यूशन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, नॉन आइडियल होगा तो ये फिर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है। तो याद रखना, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी इक्वल टू जीरो आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि एंथैल्पी भी जीरो आइडियल सॉल्यूशन में। याद रखना, डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग, ना हीट रिलीज होती ना वॉल्यूम में चेंज आता। तो अगला ऑप्शन देखो, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, ये बात सही है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन थ्री करेक्ट है, ऑप्शन वन करेक्ट है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट बतानी थी ना रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। चलो मैं आपको नेगेटिव डेविएशन का केस समझा देता हूँ। नेगेटिव डेविएशन कब आता है? मान लो ये हमारे पास, ऐसे समझ लो, हमारे पास एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है बी। सही है। जो लिक्विड ए है उसमें ए के मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड होगा, कुछ भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, बी का बी के साथ होगा ऑब्वियसली। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो नई बॉन्डिंग बनेगी ए बी। क्या बॉन्डिंग बनेगी? नई नई दोस्ती होगी। अगर ये जो नई दोस्ती हुई ये पुरानी दोस्ती से स्ट्रांग हुई, यानी कि ए और बीबी के बीच में जो फोर्स थी उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई इसके बॉन्डिंग में,
तो फिर यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होने लगता है, मतलब ये लिक्विड अब देर में बॉईल होगा, क्योंकि दोस्ती अब अच्छी हो गई है तो ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो ये लिक्विड जो है वो देर में बॉईल होगा। समझ में आ गई बात, देर में बॉईल होगा। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, हीट रिलीज होगी यहाँ पे। समझ में आ गई बात, ये होता है नेगेटिव डेविएशन। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर लेसर देन इन द प्योर कंपोनेंट, नहीं लेसर नहीं, मोर होते हैं। तो ये जो ए बी है दैट इज मोर देन ए एंड बी बी, है ना। अगर ऐसे लिखा है ए एंड बी बी से ज्यादा होगा कौन, ए बी, ठीक है ना। नई फ्रेंडशिप पुरानी दोस्ती से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन होता है, अगर वीक है तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव नहीं, गलत बात है, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, वॉल्यूम जो चेंज होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव नहीं, मैंने अभी बताया हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा। तो दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड नहीं, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एसिड, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन वाले, नहीं सॉरी, मैक्सिमम सही है स्टेटमेंट, हाँ सॉरी, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन वाले देर में बॉईल होते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो दे विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बनाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब बातें गलत थी, ठीक है ना, मतलब मैं वो ऑप्शन में आ गया, ठीक है, बाकी सब चीजें गलत थी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर को तो ये डाल देगा। अब करना कैसे वो समझो, सारी बात ना सारी यहाँ छिपी हुई है, ये समझना है। 20% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अगर आपने ये समझ लिया क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब इतना सा है कि अगर 100 ml का सॉल्यूशन है उसमें 20 ग्राम H2SO4 होगा, इसका मतलब ये है। सही है, तो अब हमारे पास ये वेट आ गया H2SO4 का, और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2SO4 98 होता है ना। मोलर मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा, 98 ग्राम पर मोल। तो यहां से मोल्स आ जाएंगे मेरे पास, बिल्कुल आ जाएंगे, 20/98, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/5 के आसपास होगा ये, ठीक है, फिर कर ही लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते। 0.204 है ना, ये हो गया 0.204। अब मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, दोनों है। तो मोल्स कितने हैं, 0.204, वॉल्यूम कितनी है, 100 ml, जो हमने मान के चली थी, लेकिन इसको लीटर में करेंगे क्योंकि हम मोलैरिटी हमेशा लीटर में निकालते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, लेकिन वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.204 इंटू 10 यानी कि 2.04, तो मोलैरिटी आ जाएगी 2.04। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन डी में है, डी फॉर दिल्ली। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे छुपी हुई थी इसकी। डायरेक्ट भी रिलेशन होता है, ठीक है, अभी मैंने डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया, वेट बाय वॉल्यूम को डायरेक्ट मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कंडीशन CO2 गैस इज फिल्ड इन कोल्ड ड्रिंक एंड इन सोडा वाटर। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में या सोडा वाटर में CO2 गैस होती है, तो पूछ रहे हैं वो कैसे भरी जाती है, क्या कंडीशन रखी है। देखो दो चीजें ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। हमें हेनरी लॉ ने ये बात बताई, ठीक है। हेनरी लॉ ने कहा कि प्रेशर जितना ज्यादा रखोगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, वही सिंपल सा था ना हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, सिंपल सी बात है, एक्स आपको सॉल्युबिलिटी बताता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी कि प्रेशर तो हाई होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप कोई गैस, ठीक है, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन की नहीं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन, ठीक है, प्रोसेस का नाम बता रहा हूं मैं आपको, गैस प्लस लिक्विड जो सॉल्यूशन बनेगा इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। तो ये जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस होता है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक होता है इस केस में। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट क्या होगी, रिलीज,
हीट क्या होगी? रिलीज। ठीक है ना? तो अगर हीट रिलीज होगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी तो आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है, क्योंकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक में गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। सही है? गर्म कोल्ड ड्रिंक में नहीं मजा आएगा आपको इसीलिए। तो इट शुड बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि बी फॉर बॉल, बी से बल्ला और बी से बल्ले बल्ले। क्वेश्चन 20 हमने कंप्लीट कर दिए हैं सारे के सारे। ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा था उसमें ऑप्शन गड़बड़ था, बाकी परफेक्ट थे, मैंने आपको सारे करा दिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना। और मैं इसके अलावा, इन 20 के अलावा, ये मैंने आज कराए हैं, इनके अलावा भी और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करेंगे, काइनेटिक्स भी करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, सारे करेंगे आपके चैप्टर्स, सारे कवर करेंगे। 300-400 एमसीक्यू में कराने वाला हूं आपको। ठीक है? उसमें आप सोचो कि आप कितने कॉन्सेप्ट सीख लोगे। तो आपको वीडियो शेयर करनी है एक तो। ठीक है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है जो भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है? बस इतना ही बोलना चाहूंगा। टेक केयर, शब बखैर, गुड नाइट, बाय बाय।